दोस्तों नमस्कार। आज अपन प्रमुख अलंकारों के बारे में विस्तृत रूप से 100 उदाहरण चर्चा करेंगे। परीक्षा उपयोगी उदाहरण द्वारा आपको समझाया जाएगा कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, क्योंकि मैं जो उदाहरण लूंगा वो सीधे के सीधे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रमुख अलंकारों का। पहला अलंकार अपन ले लेते हैं यमक। देखो यमक में क्या है, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। ध्यान रखना, यमक अलंकार में क्या होता है, कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आएगा। मैं उदाहरण द्वारा आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिख देते हैं यमक अलंकार की कि यमक, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है यमक अलंकार किसे कहते हैं बताइए। तो कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में जहां आ रहा है वहां पर यमक अलंकार होता है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। एक शब्द एक से अधिक बार, है ना, तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा। एक शब्द ध्यान से देखना, एक शब्द एक से अधिक बार, एक शब्द एक से अधिक बार, एक शब्द एक से अधिक बार क्या होगा, कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आएगा, वहां पर यमक अलंकार होगा। ध्यान से देखना, एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में, यहां लिख देते हैं कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में, किस में आएगा, अलग अलग अर्थ में आता है, अलग अलग अर्थ में प्रयोग में आता है। कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आता है, वहां यमक अलंकार होता है। ध्यान रखना, आता है, ठीक है ना, वहां यमक अलंकार। इसमें क्या होगा, यमक में कोई भी एक शब्द ध्यान रखना, यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने, ठीक है ना, वर्ण नहीं है, वर्ण अनुप्रास में आता है, यमक में शब्द आता है। कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आता है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका देखो उदाहरण देख लेते हैं, यमक अलंकार का उदाहरण देख लो आप। उदाहरण कई बार क्या सीधा सीधा पूछ लेते हैं, तो एक उदाहरण अपन लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका प्रमुख उदाहरण ध्यान रखना, यमक से कनक, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए, ये उदाहरण है। लेकिन एक छोटा उदाहरण एक और अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण देख लो, कैसे यमक अलंकार कैसे आएगा, एक शब्द एक से अधिक बार कैसे अलग अलग अर्थ में आएगा। तो देखो इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ध्यान से देखना, आपको अभी यहाँ यमक अलंकार अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कैसे अलग अलग अर्थ में आएगा। तो देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ये देखो सजना है मुझे सजना के लिए, एक शब्द सजना एक से अधिक बार दो अर्थ में आया है, सजना है मुझे सजना के लिए, ये उदाहरण लिया अपन ने। अब एक इस सजना का मतलब हो जाएगा श्रृंगार करना, क्या हो जाएगा, श्रृंगार करना, तैयार होना, ठीक है ना। इसका एक अर्थ ये हो जाएगा सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है ना। और एक सजना का मतलब हो जाएगा प्रियतम, क्या हो जाएगा, प्रियतम, ठीक है ना। ये समझ में आ गए। मैंने देखो परिभाषा वापस देख लो, एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। हो गया। देखो ये सजना शब्द दो बार आया और हर बार उसका अर्थ अलग है, तो यहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक। ये तो हो गया, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना यानी श्रृंगार करना, किसके लिए श्रृंगार करना, अपने सजना के लिए, ठीक है। तो चलो दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं जो इंपोर्टेंटली परीक्षा में आता है। वो देखो परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, वो उदाहरण है कनक कनकते
100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। अच्छी तरह से देखना और मेरे साथ याद करते हुए जाना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या खाए बोराए। यहां जग लिख सकते हो, जन लिख सकते हो। वा पाए बोराए, वा पाए बोराए। ये हो गया उदाहरण, समझ में आ गया आपको। देखो एक उदाहरण देख लो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। समझ में आ गया आपको। कनक कनक एक शब्द एक से अधिक बार आया, जैसे मैंने परिभाषा में बताया। यमक में क्या होगा, एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना एक बार में ही, उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से इसको यमक को समझ लेना। यमक इसका मोस्ट उदाहरण है कनक, ध्यान रखना। सजना तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए ये उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। और तो ये ध्यान रखना आप, एक शब्द एक से अधिक अर्थ में जहां पर प्रयुक्त होता है वहां पर यमक होता है। बस मेरा यही उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और अच्छी तरह से कभी नहीं भूलो, इसलिए मैं ऐसे उदाहरण लेता हूं आपके सामने। तो देखो कनक कनक 2 बार आया। एक कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा, मादक पदार्थ जिसको। अब देखो क्या कह रहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। या खाए बोराए जग यानी धतूरा, मादक पदार्थ, ठीक है ना। भगवान शंकर का प्रेय पदार्थ, उसको खाते ही मद मस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। या खाए बोराए जग। और दूसरा सोना, वा पाए बोराए। आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको सोना मिल जाता है और वो भी 1 किलो की ईंट, वाह मद मस्त, सब भूल जाओगे आप कि बस। अब तो यही कह रहे हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ये हो गया अपने यमक का। एक और देख लो, देखो परीक्षा में सीधा सीधा यमक का जो पूछा जाता है मैं बता रहा हूं वही यमक का। एक और सीधा सीधा देखो जो परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको सीधा उदाहरण भी दे देगा। जैसे ये उदाहरण दे देगा, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको देना है सीधा यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें कौन सा है, तो आपको सीधा दे देना यमक। समझ में आ गया। एक और परीक्षा उपयोगी जो सीधा सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूली परीक्षा हो या प्रतियोगिता परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसमें सीधा सीधा वो दिया जाता है, वो मैं देना चाहता हूं आपको, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, वो उदाहरण सीधा सीधा पूछा जाएगा यमक का। वो है तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, सुन राधिके। अभी समझाऊंगा क्या है, अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सुजान तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से उदाहरण द्वारा तैयार करूंगा। ऐसे ही यम अलंकार नहीं दे दूंगा कि बस एक शब्द एक से अधिक बार आता है यमक अलंकार, नहीं। उदाहरण प्रत्येक के 2-2 3-3 उदाहरण देके, चाहे वीडियो लंबा हो जाए, कॉन्सेप्ट पूरा एक वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तू मोहन के, तू मोहन, यहाँ के लगा देना भाई, भूल गया मैं ना, तो यहाँ लिख देना के। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी समान। अभी समझाऊंगा क्या है हुए उर्वशी समान, ये देखो अभी बता दूंगा मैं ये क्या है। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, यहाँ के है, तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी समान। यहाँ देखो उर्वशी शब्द, उर्वशी शब्द ध्यान से देखना कितनी बार आया है, 3 बार आया उर्वशी, ठीक है ना। अब इसमें तो पर वारो उर्वशी, उर्वशी ये एक अप्सरा के लिए है, अप्सरा है उर्वशी, उसके लिए आया ये तो,
ठीक है ना। उर्वशी अप्सरा, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी यहाँ आया मोहन के हृदय यानी कृष्ण भगवान के हृदय में बसी हुई है, ठीक है ना। उर्वशी सम्मान यानी यहां पर भी अर्श अप्सरा उर्वशी के लिए आया है, ठीक है। कोई कवि कह रहा है तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, ये राधा सुन तू अच्छी तरह से, क्या कि तुझ पर अप्सरा, जो स्वर्गलोक की अप्सरा है उर्वशी, उसको भी छोड़ देंगे। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, उसको छोड़ देंगे। क्यों? तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हुए उर्वशी सम्मान, तू उस अप्सरा के से भी ऊपर, उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस प्रकार से यमक अलंकार के ये तीनों उदाहरण अच्छी तरह से आपको देख लेना। इसमें से आपको परीक्षा में एक उदाहरण अच्छी तरह से मिल जाएगा, और सीधी सीधी परिभाषा पूछ लेता आप बता देना। एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में आता है, वहां पर कौन सा हो जाता है? यमक अलंकार हो जाएगा। अधिकतर आपको ये मिल जाएगा यमक वाला, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए, या फिर ये परीक्षाओं में ये दोनों मोस्ट है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सजना है, मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान। इस प्रकार से यमक अलंकार हो गया। अब अपन दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख, देख लो मेरा प्रमुख अलंकार, वो पहला मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। फिर जो कम प्रमुख है उसको बाद में ले लेंगे, लेकिन अलंकार का टॉपिक आपको शानदार रंग से मैं कराऊंगा। बस शर्त यह है मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहना, और पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दो, ठीक है। तो देख लो, अब दूसरा ले लेते हैं अपन, दूसरा अलंकार ले लेते हैं सलेश। सलेश के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं सलेश। सलेश का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, तो अच्छी तरह से देख लेना। सलेश, सलेश अलंकार, ठीक है ना। अब देखो सलेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। ध्यान लिख दो थोड़ा सा, सलेश का शाब्दिक अर्थ हुआ है चिपका हुआ, चिपका हुआ। उसको अब क्या, एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं इसमें, ये इसका शाब्दिक अर्थ, ध्यान रखना, चिपका हुआ। इसमें क्या होगा, एक शब्द अनेक अर्थ देगा, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा है। सलेश का एक शब्द अनेक अर्थ देगा, तो थोड़ा सा लिख दो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। एक शब्द, यमक में तो क्या था, एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और अलग अलग अर्थ देगा। इसमें एक शब्द एक ही बार आएगा, ध्यान रखना। सलेश में एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग देगा, और यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और अलग अलग अर्थ देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना। फिर परीक्षा में कैसे प्रश्न आ जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, सलेश का चिपका हुआ, क्या मतलब हो रहा है, चिपका हुआ। एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, तो थोड़ा सा लिख दो इसमें इसकी परिभाषा। एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, एक शब्द से अनेक अर्थ, बस परिभाषा आप बना देना। एक शब्द से अनेक अर्थ जहां निकलता है वहां पर क्या होगा, सलेश। अब परिभाषा आपकी मर्जी हो जैसे बनाओ, ठीक है ना। ऐसा अलंकार जिसमें एक शब्द द्वारा अनेक अर्थ की प्राप्ति होती है वहां पर सलेश अलंकार होता है। समझ में आ गया, आप कैसे बनाओ, जहां एक ही शब्द से प्रसंगानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं वहां सलेश होगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं परिभाषा, क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको अलंकार को उदाहरण द्वारा समझाना चाहता हूं, ठीक है। परिभाषा तो आप बना दोगे, बस एक शब्द से अनेक अर्थ मैंने पकड़ा दिया आपको। आप कैसे ही बनाओ कि जहां एक शब्द से प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर सलेश अलंकार होता है। सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, ये शाब्दिक अर्थ है, चिपका हुआ, ठीक है। लेकिन अपना मेन उद्देश्य है उदाहरण, जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं वो मैं नहीं छोड़ना चाहता। उसके द्वारा आपको सलेश का संपूर्ण व्यवस्थित ज्ञान कराऊंगा। एक बार अगर मेरा वीडियो देख लिया तो आपको सलेश अलंकार भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो देख लो, सलेश चिपका हुआ, एक शब्द से अनेक अर्थ। अब इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण देखो अच्छी तरह से, उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी अपन को समझ में आएगा।
तो एक उदाहरण ले लेते हैं अपन सलेस का। क्या जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, क्या है? रई मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां देखो पानी शब्द एक ही शब्द है, ठीक है ना, और अनेक अर्थों में प्रकट हो रहा है, ठीक है। वो मोती के लिए अलग अर्थ दे रहा है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ दे रहा है, और चूर्ण यानी आटे के लिए अलग अर्थ दे रहा है। तो लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने से ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रत्येक आपको लिख लिख के बताऊंगा, लिखा हुआ नहीं, लिख लिख के, ताकि मेरा ज्ञान आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, हमेशा पानी रखिए भाई। बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। अच्छी तरह से देखना, पानी गए न उबरे, पानी चला गया तो फिर आप उबर नहीं पाओगे। पानी अलग अलग अर्थ में कैसे आएगा? पानी गए न उबरे, मोती के लिए आएगा चमक, पानी यानी चमक चली गई मोती से तो उस मोती को फेंक दोगे आप, ठीक है। मोती मानस, मानस यानी इंसान की इज्जत चली गई तो कुछ नहीं है, इज्जत है तो सब कुछ है। ये पानी का अर्थ मानस मनुष्य के लिए किस लिए आएगा? इज्जत के लिए। और एक और, मोती मानुष चून, चून। ये उदाहरण देख लो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी एक बार आया है, ठीक है ना, दूसरी पंक्ति का कह रहा हूं, इसमें सलेस है। पानी एक बार आया है, ठीक है ना, और अलग अलग अर्थ में आया है। अब यहाँ मोती के लिए क्या है? पानी इज्जत, सॉरी मोती के लिए इज्जत नहीं है, मोती के लिए चमक, चमक, मोती के लिए चमक है, ठीक है, मानस के लिए इज्जत है, और चूर्ण के लिए पानी है। ये अलग अलग अर्थ है, समझ में आ गया? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये सीधा सीधा अच्छा शानदार उदाहरण है, और आपको ये परीक्षा में सीधा सीधा ये लिख देना। अगर पूछ ले कि सलेस अलंकार की परिभाषा देते हो इसका एक उदाहरण द्वारा व्यवस्थित समझाइए, तो आप ये उदाहरण दे देना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये देखो पानी, यहाँ पानी पानी के लिए भी आया है, ठीक है, चमक के लिए आया, इज्जत के लिए आया, मोती के लिए तो चमक। आप कहीं से एक मोती की शानदार माला लेके आए, लेकिन महीने 2 महीने आपने पहना और उसकी चमक चली गई तो आप क्या करोगे? उसको फेंक दोगे, कोई इज्जत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर मानस मनुष्य कितना ही अच्छा है लेकिन चरित्रहीन है, इज्जत नहीं है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, ठीक है, वो बेकार है, ठीक है। और चूर्ण कहते हैं आटे को, ये ध्यान रखना, चूर्ण का मतलब होता है आटा। सुबह सुबह रसोई में जाके कि आज अपन आटा गूंथते, रोटी बनाएंगे, आज मम्मी को परेशान नहीं करते, ठीक है, लेकिन ध्यान है नहीं कि आटे में कितना पानी डालना है, और ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो फिर रोटी नहीं बनेगी, वो रबड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो समझ गए आपको? बस ये हो गया सलेस का, यानी एक शब्द से अनेक अर्थ निकल गए। मोती के लिए चमक, मानस के लिए इज्जत, और चूर्ण आटे के लिए पानी का पानी अर्थ है। ये देखो कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लेते, ये उदाहरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इसमें पानी का अर्थ पानी के लिए किस में आया हुआ है, तो आपको लिखना चूर्ण, आटे में, ये पूछता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, मैं सीधा प्रश्न देकर आपको उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा प्रत्येक अलंकार का। मैंने लिखा प्रमुख अलंकार, प्रमुख अलंकारों का विस्तृत रूप से कहीं से भी प्रश्न बनाए, अपना प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो चलो दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण और ले लो जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो वीडियो लंबा हो तो हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक ध्यान रखो, आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो बीच में आप स्किप कर दो और मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, ठीक है। तो दूसरा देखो, दूसरा शानदार उदाहरण जो परीक्षा से सीधा सीधा पूछा जाता, चरण धरत चिंता करत,
चरण धरत चिंता करत, बावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। ठीक है ना, तो लिख दो थोड़ा सा, कैसे लिखो, चरण धरत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, कौन चिंता करता है चरण धरते हुए, चरण धरत चिंता करत, अच्छी तरह से देखना। बावत नींद न सोर, बावत किसको, नींद और नींद न शोर, किसको, नींद और शोर, आवाज अच्छी नहीं लगती, अभी बताऊंगा। चरण धरत चिंता करत, बावत नींद, ये बावत है, बावत नींद न शोर। अच्छी तरह से उदाहरण मेरे साथ ही याद करते हुए जाना, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चरण धरत चिंता करत, बावत नींद न शोर, पद समाप्त होता है। ठीक है ना, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कौन ढूंढते हुए फिरता है, ढूंढत फिरत या ढूंढत फिरे। सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण को कौन ढूंढता हुआ फिरता है, तीन व्यक्ति, एक तो कवि, ठीक है, और एक कामी, ठीक है, अरु एक, अरु का मतलब एक और, वो कौन, सुवर्ण को कौन ढूंढता है, बताओ आप, बिल्कुल चोर। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो देखो बहुत शानदार उदाहरण ले रहा हूं मैं, ये दूसरा भी शानदार है। चरण धरत चिंता करत, बावत नींद न सोर, सुवर्ण, यहाँ सुवर्ण है ना, इसमें सलेस अलंकार है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। देखो सुवर्ण, यहाँ सुवर्ण कवि के लिए आया अच्छा वर्ण, वर्ण या अक्षर, ये कवि के लिए क्या आया है, वर्ण या अक्षर। यानी चरण धरत चिंता करत, बावत नींद न सोर, यानी चरण रख, यानी कहीं पर जाते हुए चिंता होती है, नींद, बावत नींद न सोर, नींद भी अच्छी नहीं लगती है और आवाज भी अच्छी। जब कवि कोई कविता पाठ लिखने की कोशिश करता है तो क्या होता है, बिल्कुल शांत माहौल में वो काव्य पाठ करना चाहता है और उसको नींद भी नहीं आती जब तक वो कविता पाठ पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तो कवि के लिए, और फिर क्या, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, हमेशा कवि अक्षर, अच्छे अच्छे वर्ण और अक्षर को ढूंढेगा और अच्छे अच्छे अलंकारों का अपने काव्य पाठ में प्रयोग करेगा ताकि मेरा काव्य फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। ठीक है ना, तो सुवर्ण कवि के लिए क्या है, वर्ण या अक्षर, और कामी के लिए सुंदर स्त्री, सुंदर नारी। कामी के लिए क्या है, सुंदर नारी के लिए आया है भाई, सुंदर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। कामी यानी जो क्या इनका उदाहरण दो, सुंदर नारी को ढूंढते हुए फिरते, कहीं पर भी अच्छी नारी देख ली तो वो मोहित हो जाते, तो वो कौन है, सुवर्ण को ढूंढते, कामी। कामी के लिए सुंदर नारी, और चोर, चोर के लिए तो आप समझ गए होंगे, सुवर्ण क्या है, सोना, चोर के लिए क्या है, सोना, ये सुवर्ण है। ठीक है ना, सोना। तो सुवर्ण के एक शब्द है और उसके एक से अधिक, और यही मेरी परिभाषा, एक शब्द से अनेक अर्थ, वहां पर सलेस अलंकार होता है। शानदार उदाहरण समझ में आ गया। चरण धरत चिंता करत, बावत नींद न सोर। बावत नींद न सोर, किसको, नींद और आवाज अच्छी नहीं लगती, कवि कामी और चोर को। ठीक है ना, कामी यानी निर्दिष्ट व्यक्ति क्या करेगा, वो अगर सुंदर नारी को देख रहा है और कहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी नींद नहीं आएगी। ठीक है, और कहीं आवाज हो गई तो वो सीधा भग जाएगा। ठीक है, और चोर, चोर के लिए सोना, घर में आ गया, ठीक है ना, चोरी करने के लिए, उसको नींद नहीं आएगी, उसको मालूम है मुझे चुराना है, और जैसे ही शोर हो गया तो वो क्या है, भाग जाएगा और चरण धरते हुए चिंता करे। समझ में आ गया, ये है सलेस का। देखो अलंकार का कविता पाठ में कितना शानदार प्रयोग, अलंकार के द्वारा देखो कितनी शानदार कविता पाठ हो रहा है, दोहे कितने सुंदर हो गए। ठीक है, तो अब अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलो, दो उदाहरण खूब अच्छे हो गए आपके, शानदार उदाहरण द्वारा आप समझ गए, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। अब ध्यान रखना, सलेस अलंकार के भेद भी है, तो सलेस अलंकार के भेद देख लो। भेद है, इसमें कुछ नहीं है, भेद के अंदर भी सलेस अलंकार के दो भेद है, ध्यान रखना। दो भेद कौन कौन से सलेस के, मैं बता देता हूं आपको। एक तो क्या है, एक है अभंग सलेस और एक है सबंग, कुछ नहीं, अभंग।
अभंग यानी बिना शब्द के टुकड़े किए हुए, अभंग मालूम पड़ रहा है। तो अभंग श्लेष होता है एक, तो ध्यान रखना, और एक हो जाता है शभंग। एक तो ये अभंग हो गया और दूसरा है शभंग। शभंग, शभंग श्लेष, ये श्लेष के दो है। पूछ ले परीक्षा में श्लेष के कितने भेद होते हैं, तो आप लिख देना श्लेष के दो भेद हैं, एक तो अभंग श्लेष है और एक शभंग। अब अभंग में थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो बिना टुकड़े किए अर्थ निकले, तो आप लिख दो जिसमें बिना शब्द के टुकड़े किए, बिना शब्द के टुकड़े किए, बिना शब्द के टुकड़े किए अर्थ निकले। बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, वहां पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, वहां पर हो जाएगा अभंग श्लेष। बिना शब्द के टुकड़े किए अर्थ निकले, वहां कौन सा हो जाएगा, अभंग श्लेष। और जिसमें टुकड़े करने से अर्थ निकले, तो यहां लिख दो ना भाई, टुकड़े करने से अर्थ निकले, करने से अर्थ निकले, वहां पर कौन सा हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा शभंग। शभंग यानी जिसके टुकड़े करने पड़ते हैं, शभंग श्लेष। तो ये बिना शब्द के टुकड़े किए अभंग श्लेष, और टुकड़े करने से जिसके अर्थ निकले वो शभंग श्लेष हो जाएगा। समझ में आ गया। एक इसका शभंग का ले लेते हैं, शभंग बिना अभंग का, तो ये देख लो, ये दोनों अभंग के उदाहरण है, मैंने ऊपर दे दिए। ये ऊपर वाला है ना अभंग के, एक शभंग का उदाहरण ले लो। आप कहोगे सर अच्छी तरह से बताओ, तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। शभंग का एक उदाहरण ले लेते हैं, ये शभंग का ले रहा हूं मैं उदाहरण, अच्छी तरह से देख लेना क्या है। और सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। शभंग का उदाहरण देंगे, ये आपको परीक्षा में देख लेना, 100% इन तीनों में से आपको श्लेष का एक उदाहरण मिल जाएगा, अच्छी तरह से देख लेना। तो इसका उदाहरण देखो, चिरजीवो, चिरजीवो, अच्छी तरह से देखना, चिरजीवो, ठीक है ना। जोरी, चिरजीवो जोरी जुरे, अभी बताऊंगा मैं आपको सर क्या लिख रहे हो। चिरजीवो जोरी जुए, क्यों न सने गंभीर, क्यों न सने, क्यों न सने, पूरा कर दो, क्यों न सने गंभीर। एक एक उदाहरण द्वारा आपको चिरजीवो जोरी जुए क्यों न सने गंभीर, चिरजीवो जोरी जुए क्यों न सने गंभीर, को गटी, अच्छी तरह से बताऊंगा सर क्या लिख रहे, को गटी ए, वर्ष भानुजा, वर्ष भानुजा, अभी बताऊंगा ये वर्ष भानुजा है। चिरजीवो जोरी जियो क्यों न सने गंभीर, को गटी ये वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर, वे हलदर के वीर। देखो शानदार उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें देखो वर्ष भानुजा और हलदर, इस दो में श्लेष है, लेकिन कौन सा श्लेष है, शभंग श्लेष है। इसमें टुकड़े करने पड़े, वर्ष भानुजा, ठीक है ना, वर्ष कि भानुजा, ठीक है। ये टुकड़े करोगे तो इसका एक आएगा राधा के लिए आया है, ठीक है ना, और दूसरा है गाय के लिए, वर्ष भानुजा बैल की बहन, ठीक है ना, गाय, और वृष भानुजा वृष की ना मतलब पुत्री, वो राधा के लिए आएगा। तो वर्ष भानुजा, इसके टुकड़े करने पड़े। ये शभंग का है, अच्छी तरह से ध्यान रखना, शभंग श्लेष का ये है। चिरजियो जोरी जियो क्यों न सने गंभीर, को गटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। और हलदर के वीर, यहाँ हलदर किसके लिए आया, एक तो बलराम के लिए, कृष्ण के भाई बलराम के लिए, तो थोड़ा सा लिख दो, यहाँ हलदर आया एक तो बलराम के लिए। और हलदर, हल को धारण कौन करता है, समझ जाओगे आप, बैल, कौन करता है, बैल। तो यहां पर इनके टुकड़े करने पर इसका अर्थ आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए शभंग श्लेष है और अभंग के ये मैंने दे दिए। समझ में आ गया आपको। श्लेष कुछ नहीं है, श्लेष में एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। मैंने शब्द द्वारा अच्छी तरह से, जैसे पानी के अलग अलग अर्थ हो गए, सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हो गए, और वर्ष भानुजा और हलदर के अलग अलग अर्थ हो गए। इस प्रकार से ये श्लेष अपना पूरा हो गया। अच्छी तरह से एक बार देख लो इसको, इसमें से आपको एक उदाहरण 100% परीक्षा में मिलेगा, सीधा सीधा पूछ लेगा, आपको वहां पर श्लेष अलंकार लगाना है,
ठीक है ना। मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा, बस मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहना, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दो। अब शुरू करते हैं अगला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में देख लो क्या है। अपन ने यमक देखा, यमक में क्या था, एक शब्द एक से अधिक बार आएगा अलग अलग अर्थ में, ठीक है। सलेश में क्या था, सलेश में एक शब्द के अनेक अर्थ आएंगे, ठीक है। लेकिन अनुप्रास में ना तो शब्द है ना अनेक अर्थ है, इसमें वर्ण की आवृत्ति होगी, वर्ण की आवृत्ति, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति। लिख दो थोड़ा सा, वर्ण या अक्षर, जो भी जैसा भी आप समझो, इसमें क्या होगा, वर्ण अक्षर की आवृत्ति। ये मैं लिख देता हूं, आवृत्ति समझ लेना, बार बार आना। आवृत्ति का मतलब क्या होगा, बार बार आना, ठीक है ना। वर्ण या अक्षर की आवृत्ति, आवृत्ति या एक से अधिक बार, यहां लिख दो भाई, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार। अब शब्द नहीं आएगा, आवृत्ति का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है, एक से। अब आएगा वर्ण, ध्यान रखना, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण या अक्षर। अभी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे देखो एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं, जैसे प्रत्येक का उदाहरण देकर अपन समझेंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार किससे होगा, पहले इसकी परिभाषा देख लो। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, परीक्षा में आ जाए, ऐसा अलंकार जिसमें वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है या कोई एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब कोई एक वर्ण एक से अधिक बार आएगा वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण, तो इसका एक उदाहरण देख लो। ये उदाहरण, शानदार उदाहरण, अच्छी तरह से समझ जाओगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभ तल में। चारु चंद्र की, ध्यान से देखना, चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही, यहां लिख देता हूं, यहां किरणें हो गए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभ तल में, खेल रही नभ थल में, ये हो गया। अब देखो क्या है इसमें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभ तल में। मैंने कहा अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होगी, यानी एक से अधिक बार अक्षर आएगा। तो यहां देख लो अच्छी तरह से, कहां आ गया, ये देखो च वर्ण, देखो च वर्ण कितनी बार आया, एक से अधिक बार आया, आ गया। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। बस ऐसे ही पहचानना, कुछ नहीं अलंकार को, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे अलंकार। अब इसकी परिभाषा भी इजी हो गई, जब कोई एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वह अनुप्रास। बस बना दो अपने मन से, अगर आप परिभाषा बनाओगे स्कूली परीक्षा वाले तो आपके अधिकतम अंक आएंगे, ठीक है। और वैसे मेरे प्रत्युक्त परीक्षा देने वाले बस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से आप समझ जाना कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, कोई खास नहीं है। अनुप्रास अलंकार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नवतल में, इसमें च वर्ण की और यहाँ नीचे वाले में ल वर्ण की, ये देखो आवृत्ति हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखो मोटा मोटा अनुप्रास से जहां प्रश्न पूछा जाता है इनके भेद के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना अनुप्रास के भेद देख लो। भेद, अनुप्रास के भेद कितने होते हैं, तो ध्यान रखना अनुप्रास के 5 भेद है। कितने भेद है, 5 भेद है, अच्छी तरह से समझ लेना। अब पांचों भेद में बता देता हूं, भेद कितने हैं, 5। अच्छी तरह से एक एक भेद को अपन समझ लेते हैं, अनुप्रास अलंकार आपके आराम से समझ में आ जाएगा। पहला होता है इसका, पहला भेद देख लो, पहला भेद है छेका अनुप्रास। अच्छी तरह से देखना, नाम थोड़े अटपटे है लेकिन भाई याद तो करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे तो फिर नंबर कैसे आएंगे। हमने भी याद किए और आज आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। छेका अनुप्रास, अब देखो छेका नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसमें क्या होगा, वर्ण एक बार आवृत्ति होगी, एक ही छेद अच्छा है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, ज्यादा छेद अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, छेका अनुप्रास, याद रखना छेका अनुप्रास, ठीक है। वर्ण की एक बार आवृत्ति, तो यहां लिख दो थोड़ा सा, वर्ण की एक बार आवृत्ति, वहां छेका अनुप्रास होगा। एक बार वर्ण की आवृत्ति होगी, वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार होगी, ध्यान रखना, यहां क्रम बली लगा देना।
एक बार वर्ण की आवृत्ति जहां होती है वहां 6 का अनुप्रास हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो, एक उदाहरण बता देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। ठीक है ना, अब कहा, जैसे देखो, बनती है मुस्कान तुम्हारी, बिल्कुल देखते रहो, मुस्कान बनेगी। बनती है मुस्कान तुम्हारी, बनती, हिंदी साहित्य बड़ा शानदार है, अगर उसको रस लेकर समझा जाए बड़ा आनंद आता है। अभी तो क्या, मैं जब काव्य पाठ और जो हिंदी साहित्य लूंगा तब आप उसमें रीतिकाल में देखना, रीतिकाल में आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है ना, रस और छंद का कितना शानदार प्रयोग रीतिकाल के कवियों ने किया है उसका देखना आप, बहुत ही शानदार। ठीक है ना, उसमें अपन, चलो अभी अपन अलंकार के बारे में चर्चा कर देते, धीरे धीरे वीडियो आ रहे हैं आपके सामने, देखते रहना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे सारे वीडियो आपके अंदर पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो आप बिना समय गंवाए उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो पड़े, आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो 6 का अनुप्रास का देख लेते हैं। एक बार वर्ण की आवृत्ति, जैसे बनती है मुस्कान, बनती है मुस्कान तुम्हारी, बनती है मुस्कान तुम्हारी, कैसी मुस्कान बन रही है, बनती है मुस्कान तुम्हारी, यहां देख लो, शीतल, शीतल शशि की लेखा, शीतल शशि की लेखा, यहां देखो, स एक ही बार आया, एक बार आवृत्ति हुई है स की। ठीक है ना, शीतल शशि की। ठीक है, अब एक और देख लो, एक और उदाहरण, 6 का अनुप्रास हो गया। दूसरा देखो, 6 का अनुप्रास के बाद में दूसरा देख लो, बनती है मुस्कान तुम्हारी, शीतल शशि की लेखा, सवर्ण की, एक बार वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है ना, यहाँ शीतल में नहीं, यहाँ क्रम से, एक साथ क्रम से, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, यहाँ आप क्रम से लिख देना भले, कर्म से। ठीक है ना, क्रम से ये हो गई श के बाद में सीधा स, तो वहां 6 का अनुप्रास है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, अब देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, वृत्तीय अनुप्रास, इसमें क्या होगा, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होगी। क्या होगी इसमें, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक, यह ध्यान रखना, 1 से अधिक बार जहां आती है वहां पर कौन सा हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास आ जाएगा। अब कैसे, उदाहरण, बिल्कुल उदाहरण द्वारा समझाऊंगा आपको, ऐसे ही नहीं। जैसे देखो इसमें उदाहरण देख लो सॉरी, वृत्तीय अनुप्रास में उदाहरण देखो, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, ये समझ लेना भाई अच्छी तरह से, सीधा सीधा पूछ लेते हैं, पहले तो आपको अनुप्रास पूछेगा और फिर इसके भेद पूछ लेगा, तो भेद भी अच्छी तरह से समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होगी, कैसे, तरणी, तनुजा, तरणी, तनुजा, तट तमाल, तट तमाल, देखो अच्छी तरह से समझाऊंगा उदाहरण द्वारा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तरणी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। अब देखो क्या है, देखते ही आपको मालूम पड़ गया, त वर्ण की कितनी बार, तरणी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए। ठीक है, यहां वृत्तीय अनुप्रास है, वृत्तीय अनुप्रास, वर्तनी, वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार जहां नजर आ जाती है वहां अनुप्रास का भाग पूछ ले आपको, जैसे ये सीधा सीधा ये दे दिया आपको, उदाहरण दे दिया, तरणी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए, इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो आपको बिना समय गंवाए लिखना है, वृत्तीय अनुप्रास है, वर्तनी की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक वर्ण 1 से अधिक बार आ रहा है। ठीक है ना, वहां पर वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लो, तीसरा अपन ले लेते हैं, वृत्तीय अनुप्रास हो गया, 6 का अनुप्रास हो गया, वृत्तीय अनुप्रास हो गया, तीसरा आप ले लो श्रुतीय अनुप्रास, श्रुतीय अनुप्रास, देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, श्रुतीय, शून्य में, शून्य में अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास यानी वर्ण की आवृत्ति, श्रुतीय अनुप्रास, इसमें क्या देखो, इसको ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आएगा, एक ये भी मोस्ट है, वृत्तीय अनुप्रास, वर्ण की बार बार आवृत्ति, श्रुतीय अनुप्रास इसमें भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, लेकिन क्या इसमें विशेष है, एक उच्चारण स्थान से,
किसी एक उच्चारण स्थान से, थोड़ा सा लिख दो, इंपॉर्टेंट है, किसी अपने मुख के उच्चारण स्थान है ना, किसी एक उच्चारण स्थान से, एक उच्चारण स्थान से, किसी एक उच्चारण स्थान। अब आप उच्चारण स्थान से वर्ण की आवृत्ति, उच्चारण स्थान से क्या होगा, किसी एक उच्चारण स्थान से वर्ण की आवृत्ति होगी वहां पर। अभी बताऊंगा कैसे उच्चारण स्थान वर्ण की आवृत्ति होगी, ठीक है ना। वहां पर कौन सा हो जाएगा, श्रुति अनुप्रास। अब यहां उच्चारण स्थान कौन कौन से, देखो उच्चारण या तो कंठ से, ठीक है, या तालु से, या दंत्य से, दंत्य, ठीक है ना। इन वर्णों के उच्चारण स्थान से वर्ण आएगा, वहां पर श्रुति अनुप्रास होगा, समझ जाना, ठीक है ना। सर किसी एक उच्चारण स्थान से वर्ण की आवृत्ति, जैसे उदाहरण देख लो, अभी आप उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण जैसे शानदार। अभी देखना कैसे मैं बता रहा हूं आपको, उच्चारण स्थान किसी एक अपने मुख मंडल में जो उच्चारण है, वर्ण अक्षर, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कौन सा वर्ण कहां से निकलता है, कंठ से कौन सा निकलता है, तालु से कौन सा निकलता है, दंत्य से कौन सा है, वो बताऊंगा, ठीक है ना। अभी उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु या दंत्य से सीधा वहीं से जो वर्ण आएगा वहां श्रुति अनुप्रास आएगा। सुनने में एक उच्चारण स्थान से जब वर्ण आता है वहां पर कौन सा हो जाता है, श्रुति अनुप्रास हो जाता है, ठीक है। तो देख लो थोड़ा सा श्रुति अनुप्रास का, देखो धीरे धीरे, धीरे धीरे, दो बार है, ध्यान रखना, धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन गत हुआ, थे दीनानाथ दुबे, ठीक है, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ दुबे। यहां लिख दो भाई पद्मिनी, हाँ पद्मिनी नाथ दुबे। अभी बताऊंगा मैं, देखो कैसे इसमें पद्मिनी नाथ दुबे, देखो ध्यान से देख लो आप, पद्मिनी नाथ दुबे, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ दुबे। अब आपने देखा क्या इसमें, ये देखो इसमें दंत्य, ध्यान से देखना, दंत्य वर्ण है, कौन कौन से, त, थ, द, ध, न, ये दंत्य वर्ण है, ठीक है ना। इस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, देख लो, ये आ गया ध, ये आ गया द, ठीक है, ये आ गया त, ये आ गया न, ठीक है, ये त, थ, द, ध, ये न, समझ में आ गया न। तो इसमें क्या होगा, श्रुति अनुप्रास में किसी एक उच्चारण स्थान से वर्ण, जैसे कंठ, तालु, दंत्य से उन वर्णों की आवृत्ति होती है जहां पर वहां कंठ से हो सकता है, कहीं से भी, ये धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, समझ गए। तो इसमें देखो दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। अब चौथा और देख लेते हैं, और पांचवा इंपॉर्टेंट है, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से वीडियो देखते रहो, अनुप्रास एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दो आप, और अच्छी तरह से उदाहरण द्वारा, ये सीधे सीधे यहीं से आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एक और है, मोटा मोटा मैं आपको यही करा देता हूं, अनुप्रास यही समाप्त कर देते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में चौथा ले लो आप, चौथा, ठीक है ना। चौथा देख लो, चौथा कौन सा है, श्रुति अनुप्रास हो गया, छेका अनुप्रास हो गया, वर्त्य अनुप्रास हो गया, श्रुति अनुप्रास हो गया, एक और अंत्य अनुप्रास, अंत्य। अब देखो नाम से ही मालूम पड़ा है, कुछ नहीं, अंत में अनुप्रास आएगा, यानी वर्ण अंत में समान आएंगे, मतलब यहां पर पीछे वर्ण समान आ जाएंगे, वहां पर अंत्य अनुप्रास आए, चरण या पद के अंत में, यहां लिख दो, चरण या पद के अंत में क्या होगा, वर्ण, चरण या पद के अंत में क्या होगा, चरण और पद के अंत में वर्ण की समानता। बस भाई नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कुछ बताने का काम ही नहीं, ठीक है, अच्छी तरह से देख लो, वहां पर अंत्य अनुप्रास हो जाएगा। अंत्य अनुप्रास में क्या है, चरण या पद के अंत में वर्ण की समानता होगी, बस वहां अंत्य अनुप्रास होगा। तो देख लो इसका
एक उदाहरण देख लो, उदाहरण द्वारा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उदाहरण देखो, उदाहरण यही ले लेते, रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई, अच्छी तरह से देखना, यहाँ आई, ठीक है ना। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, न जाए। अब देख लो अंत में, समझ में आ गया, यहां पर अंत्यानुप्रास है। चरण या पद के अंत में वर्ण की समानता जहां आती है वहां पर अंत्यानुप्रास हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट है अनुप्रास का, वो जरूर देखना, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास, लाटा रह गया भाई, लाटा, तो समझ लेना लाटा अनुप्रास क्या है। लाटा अनुप्रास में क्या है, शब्द या पद एक से अधिक बार आएगा। लाटा हो गया, लाटा हमने मारवाड़ी में शब्द है लाटा, लाटा यानी खूब सारी, खूब सारा जब धन धान्य हो जाता है तो मारवाड़ी में उसको लाटा कहा जाता है, ठीक है। और वैसे राजस्थानी शब्द भी है, ठीक है। तो लाटा अनुप्रास में क्या है सॉरी लाटा अनुप्रास में अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है, शब्द पद एक से अधिक बार आएगा, ठीक है। शब्द या पद एक से अधिक बार लिख दो, शब्द या, इसमें पद भी है, शब्द या पद एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, अच्छी तरह से अनुप्रास अभी समाप्त, और अच्छी तरह से एक से अधिक बार। जहां पर शब्द या पद एक से अधिक बार आता है वहां पर कौन सा हो जाता है, लाटा अनुप्रास हो जाता है। मैं अनुप्रास के भेद यहीं पे आपको क्लियर कराना चाहता हूं, ताकि क्या एक बार आप अच्छी तरह से इसको यहीं से देख लोगे ना तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लो, एक उदाहरण यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देख लो इसका, इसका भी एक उदाहरण ले लो। कैसे, उदाहरण अच्छी तरह से देखना। लाटा अनुप्रास शब्द या पद, ये ध्यान रखना, शब्द या पद एक से अधिक बार आएगा, ठीक है ना, और उसका अर्थ भी समान होगा, ठीक है, एक ही हो। देखो ध्यान से देखना, शब्द या पद एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो, परंतु उसमें क्या है, अधिक बार अर्थ एक, या थोड़ा सा लिख दो, अर्थ एक, ठीक है ना, लेकिन अन्वय करने पर, अन्वय यानी विश्लेषण करने पर क्या होगा, अन्वय करने पर भिन्न अर्थ प्राप्त हो, ये लिख दो, अन्वय करने पर ये भिन्न अर्थ प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त, वहां पर लाटा अनुप्रास होता है, ठीक है। समझ में आ गया, लाटा अनुप्रास क्या, शब्द या पद एक से अधिक बार आएगा, ठीक है ना, और अर्थ एक, अर्थ भी एक होगा, लेकिन उसका अन्वय यानी विश्लेषण करेंगे तो भिन्न अर्थ की प्राप्ति होगी आपको, वहां पर लाटा अनुप्रास हो जाएगा। तो देख लो इसका उदाहरण, एक उदाहरण समझ लेते हैं अपन, एक उदाहरण द्वारा आप अच्छी तरह से समझ जाओगे इसका। तो इसका उदाहरण देख लो, पराधीन जो जन नहीं, तो देख लो पराधीन, अच्छी तरह से, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन नई स्वर्ग नरक का हेतु, नई स्वर्ग, पराधीन जो जन नई स्वर्ग नरक का हेतु, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, नरक का हेतु, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा पराधीन जो जन नई स्वर्ग नरक का हेतु, ठीक है ना। वापिस देख लो, इसकी एक पंक्ति और लिखते हैं, पराधीन, ये की है, देखो मैंने कहा शब्द या पद एक से अधिक बार आएगा, यहाँ पद आ रहा है, पराधीन जो जन, ये देख लो ये पद आ गया, लाटा अनुप्रास में लाटा होगा, पूरा पद आएगा, यहाँ पर ये वापस आ गया है जैसे जैसे, पराधीन जो जन नई स्वर्ग नरक का हेतु, पराधीन जो जन नई आ जाएगा, फिर कॉमा लगेगा, पराधीन जो जन नई स्वर्ग नरक का हेतु, स्वर्ग अभी बताऊंगा, नरक का हेतु, नरक का हेतु, देखो समझ में आ गया। अब देखो अच्छी तरह से देख लो, पराधीन ये आ गया, मैंने कहा मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये, लाटा अनुप्रास में क्या, शब्द या पद एक से अधिक बार एक ही अर्थ में आएगा, लेकिन उसका अन्वय, इसका ध्यान रखना भाई, अन्वय करने पर, लाटा अनुप्रास में अन्वय करने पर क्या होगा, भिन्न अर्थ की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखना,
भिन्न अर्थ प्राप्त होगा आपको, वहां पर लाटा अनुप्रास होगा अन्वय करने पर। और शब्द और पद ये देख लो पूरा का पूरा ये आया हुआ है, बस मैन ये याद रखना है लाटा अनुप्रास। परिभाषा पूछ ले या शब्द या पद एक से अधिक बार एक ही अर्थ में आएगा, लेकिन उसका अन्वय करने पर, उसका विश्लेषण करने पर भिन्न अर्थ की प्राप्ति होगी, वहां पर लाटा अनुप्रास है। अब उदाहरण देख लो, पराधीन जोजन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, पराधीन जोजन नहीं स्वर्ग नरक का, यानी पराधीन जोजन जो गुलाम है, लोग जो लोग गुलाम है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, उनके पास अगर स्वर्ग में भी है वो, तो भी वो नरक के जैसे जीवन जी रहे। पराधीन जोजन जो लोग गुलाम हैं वो स्वर्ग में रहकर भी नरक की तरह यातना झेल रहे हैं, क्योंकि वो गुलाम है, ठीक है ना। अब दूसरे में देख लो क्या कह रहा, पराधीन जोजन नहीं, और जो पराधीन नहीं है, खुद के निर्णय खुद कर रहे हैं, वो अगर नरक में भी है तो भी उनके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार ये आपके कंप्लीट हो गया। अच्छी तरह से समझ लेना, कुछ नहीं है। अनुप्रास के अंतर्गत क्या होता है, वर्ण या अक्षर, ठीक है ना, इनकी क्या होगी, बार बार आवृत्ति होगी, बार बार आएगा। इसके मोटे मोटे भेद कितने हैं तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास है, ठीक है। भेद 5 है, कौन कौन से याद रखना, छेका अनुप्रास, वर्त्या अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। समझ में गया, हो गया ना 5। छेका अनुप्रास क्या है, एक बार वर्ण की आवृत्ति होगी, बनती है मुस्कान तुम्हारी शीतल शशि की लेखा। अब एक बार वर्ण की आवृत्ति कैसे होगी, क्रम से, ध्यान रखना। और वृत्तीय अनुप्रास में क्या, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए, ठीक है, ये हो गया। फिर श्रुत्या अनुप्रास में क्या है, किसी एक उच्चारण स्थान से, कंठ तालु में से, वहां से शब्द की या वर्ण की आवृत्ति होगी, जैसे धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मनी नाथ डूबे, या दंत्यवन था ध में से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर श्रुत्या अनुप्रास हो गया। फिर अंत्य अनुप्रास, अंत में अनुप्रास, चरण या पद के अंत में वर्ण की समानता बताई जाती है, वहां पर अंत्य अनुप्रास हो जाएगा। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये अंत में, समझ में आ गया। फिर लाटा अनुप्रास, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी तरह से देख लेना, परीक्षा उपयोगी लाटा अनुप्रास। इसमें क्या है, शब्द या पद एक से अधिक बार एक ही अर्थ में, बार अर्थ एक बार एक ही, यहां लिख देना, एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ में आएगा, लेकिन उसका अन्वय मेन ध्यान रखना, अन्वय करने पर भिन्न अर्थ की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। इसमें शब्द या पद आता है, लाटा, लाटा हो गया, शब्द या पद आएगा पूरा, ठीक है ना, वर्ण नहीं आएगा, ध्यान रखना वहां पर लाट। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हो गया। एक और ले लेते हैं अपन उपमा, तो देखो अगला देख लेते हैं अपन उपमा। उपमा अलंकार अच्छी तरह से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपमा अलंकार, और अधिकतर इसमें से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है समानता। उपमा का क्या शाब्दिक अर्थ होगा, समानता या तुलना, समानता, तुलना, और एक और सादृश्य लिख दो आप, समानता, तुलना या सादृश्य, सादृश्य, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। अब कैसे समानता, तुलना और सादृश्य, ध्यान रखना, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव के कारण समानता या तुलना बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार कहाँ होगा, समानता बताई जाएगी। समानता कैसे, रंग रूप में, गुण और क्रिया और स्वभाव से तुलना बताई जाएगी, वहां उपमा अलंकार होगा। तुलना कैसी, रंग रूप से, क्या सेम है, समान है, समानता बताई जाएगी, तुलना बताई जाएगी। तो चलो भाई थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिख देते हैं। कहेंगे सर परिभाषा थोड़ी सी बता दो, तो इसकी परिभाषा देख लो, उपमा अलंकार किससे कहते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार क्या है, जब किन्हीं दो वस्तुओं में, लिख दो, जब किन्हीं, इसकी लिखनी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, जब किन्हीं दो वस्तुओं में, जब किन्हीं दो वस्तुओं में, ठीक है ना, क्या यहीं से बना रहा हूं मैं सीधा सीधा, देखो जब किन्हीं, ये मेरे हिसाब से शब्द लिख रहा हूं, जब किन्हीं दो वस्तुओं में, क्या दो वस्तुओं में, रंग रूप, अच्छी तरह से देखना, रंग देखा जाएगा या क्या होगा, रूप देखा जाएगा, रंग रूप, या गुण देखा जाएगा, या स्वभाव देखा जाएगा,
ठीक है ना, रंग रूप स्वभाव से। यदि स्वभाव के कारण क्या, समानता या तुलना, ठीक है ना, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण स्वभाव से समान हो, ठीक है ना, समानता या स्वभाव के कारण कर लेते हैं, ठीक है ना, स्वभाव के कारण क्या, ध्यान से देखना, रंग रूप गुण स्वभाव के, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण स्वभाव के कारण, ये से हटा दो, स्वभाव के कारण समानता या तुलना बताई जाती है, समानता या तुलना बताई जाती है, वहां पर कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। सीधी सीधी परिभाषा है, दो वस्तुओं में रंग रूप गुण, ये याद रखना, रंग रूप गुण स्वभाव के कारण समानता बताई या तुलना बताई जाती है, समानता या तुलना बताई जाती है, तुलना बताई जाए, वहां पर कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अभी उदाहरण द्वारा मैं समझाऊंगा। उपमा, इसमें क्या है, आप तो मैंने ये ध्यान रखना, समानता, तुलना, सादृश्य कैसे बताएगा, रंग रूप गुण स्वभाव के कारण समानता या तुलना बताई जाए, ठीक है ना, वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो उदाहरण देख लेते हैं, बिना उदाहरण के आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखो इसका अच्छी तरह से, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण अच्छी तरह से देख लो आप, उपमा अलंकार का उपमा क्या है, उदाहरण अच्छी तरह से देख लोगे, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण स्वभाव के कारण समानता या तुलना बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका उदाहरण देखो, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, अच्छी तरह देखो, हरिपद कोमल, बिल्कुल सीधा उदाहरण लूंगा मैं, हरिपद कोमल, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, कमल से, हरिपद कोमल कमल से। देख लो, हरिपद, हरि के पदों को कोमल बताया है, ठीक है ना, कैसे कोमल बताया, कमल से, ठीक है ना, तो पद की तुलना किससे की है, कमल से, ठीक है ना, तो पद की तुलना कमल से की है, इसमें वाचक शब्द कौन सा है, से, ठीक है ना। अब इसके ये आप समझ गए कि समानता तुलना रंग रूप गुण स्वभाव के कारण बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार हो गया और इसकी ये परिभाषा हो गई। अब इसकी पहचान की एक ट्रिक्स मेरे को याद आ रही है, तो आप वो ट्रिक्स लिख दो, पहचान। इसकी पहचान आप कैसे करोगे, तो अच्छी तरह से देखना, बहुत ही शानदार ट्रिक्स है उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार की ट्रिक्स, आप वो शब्द ध्यान रखना, अगर वो शब्द आपको मिल जाते हैं तो वहां पर, क्योंकि प्रत्युत्तर परीक्षा में सीधे सीधे उदाहरण दे दिए जाते हैं और फिर वहां से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप उस पहचान की ट्रिक्स को याद कर लोगे तो आप उसमें से पहचान लोगे कि इसमें उपमा अलंकार है। तो ध्यान रखना, इसमें उपमा अलंकार में क्या आएगा, सा सी से, ध्यान रखना क्या आएगा, सा सी से, ये जरूर आएगा, जैसे इसमें आया हुआ ये देखो से, ठीक है ना, हरिपद कोमल कमल से, तो आप सीधे बता दोगे इसमें उपमा अलंकार है। सा सी से आएगा, और क्या आएगा, सा सी से आएगा एक तो, और क्या आएगा, सम सरीस, ये जरूर आएगा, सम आएगा, और क्या आएगा, सरीस आएगा, ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे, सम सरीस, और सॉरी, और आएगा इव, इव शब्द जरूर आएगा, इव आएगा, और क्या आएगा, जिम्मी, ये शब्द आपको जहां दिख जाए वहां पर कौन सा लगा देना है, वहां पर आंखें बंद करके उपमा अलंकार, ये पहचान की ट्रिक्स बता रहा हूं, सा सी से सम सरिस, ध्यान से देखो, सा सी से सम सरिस इव जिमी सदृश्य, एक और ये देखना, सदृश्य, सदृश्य, और देख लो, और एक दो, एक और ले लो, जैसे ये और मिल जाता है, लो, लो नहीं, ये लो, ठीक है ना, ये इनको कहते हैं वाचक शब्द, क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये शब्द आपको मिलेंगे, सासी से सम सरिश इव जिमी सदृशी और लो, इनको कहा जाता है वाचक शब्द। क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं, ध्यान रखना, ये वाचक शब्द है। ये अगर वाचक शब्द आपको उदाहरण में दिख जाते हैं तो आप वहां पर
कौन सा अलंकार लगा दोगे? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार परिभाषा देख ली, इसमें समानता, तुलना, सादृश्य, कैसे दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, स्वभाव, क्रिया के आधार पर समानता या तुलना बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होते हैं। जैसे उदाहरण पूछे दे देना, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। और पहचान की ट्रिक्स पहचान की ट्रिक्स देख लेना, सासी से सम सरीश इव जिमी सदस्य लो, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहचान की ट्रिक्स याद कर ली, आपको उपमा अलंकार याद है, ठीक है ना। ये हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे उपमा के। ऐसे कैसे मैं उत्प्रेक्षा कराऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा, मन, मानू, जनू, जानू, वो शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा में, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको अलंकार की पहचान करना बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें से जो जहां से अपन को प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है उपमा के अंग से पूछा जाएगा। उपमा के अंग, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो इन अंग की चर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। भेद नहीं, उपमा के खुद के अंग उपमा अलंकार, जैसे ये हरिपद कोमल कमल से, इसमें कितने अंग है जिससे उपमा अलंकार बना है, तो उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना। एक होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय, मेन शब्द, ठीक है ना। अभी बताऊंगा उपमेय किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लो उपमेय कौन है? जिसकी तुलना या प्रस्तुत को उपमेय कहते हैं, ठीक है ना। पहले तो ध्यान रख लो, आप इसको लिख दो प्रस्तुत को। अब ये प्रस्तुत कौन है अभी बताऊंगा। प्रस्तुत को उपमा कहते हैं, उपमेय कहते हैं, सॉरी क्या कहेंगे? प्रस्तुत को उपमेय कहते हैं। या जिस पदार्थ या वस्तु का वर्णन किया जाता है, थोड़ा सा लिख दो, प्रस्तुत या जिस पदार्थ या वस्तु का, यह जानना बहुत जरूरी है, पदार्थ या वस्तु का, जिस पदार्थ या वस्तु का क्या वर्णन किया जाता है, वर्णन हो, वहां पर कौन सा हो जाएगा? जिस पदार्थ या वस्तु का वर्णन, उसको कहते हैं उपमेय। अब इसमें उपमेय कौन है? हरिपद, हरि के पदों का वर्णन है। यहां से मैं समझा रहा हूं, ये उपमा के अंग अच्छी तरह से देख लेना। उपमेय किसे कहते हैं? पहला तो प्रस्तुत को उपमेय कहते हैं, पूछ ले तो, क्योंकि सीधा सीधा कई बार यहां से पूछ लेता है, ठीक है। अब अगर इसको व्यवस्थित पूछे, जिस पदार्थ या वस्तु का वर्णन हो, ठीक है ना, तो उसे कहा जाता है उपमेय। जैसे क्या है ये? हरिपद, हरिपद क्या? उपमेय। अब एक और आता है, उसको कहा जाता है, हाँ एक और देख लो, उपमेय। फिर दूसरा होता है उपमान, उपमान, उपमेय, उपमान। उपमान कहते हैं अपन अप्रस्तुत को। उपमान किसे कहेंगे? अप्रस्तुत को। या प्रस्तुत को, तो अप्रस्तुत मतलब जिससे तुलना की जाती है, ठीक है ना, जिससे तुलना की जाती है। इसमें क्या है? जिस पदार्थ या वस्तु से समानता बताई जाती है, या ये आप लिख दो जिससे तुलना की जाती है, जिससे समानता बताई जाती है, वो उसे उपमान कहते हैं। जिससे समानता बताई जाए वो क्या हो जाएगा? जिससे समानता बताई जाती है वो हो जाता है उपमान। ध्यान रखना, उपमान किसे कहते हैं? अब इसमें उपमान कौन सा है? अब समानता किससे बताई गई है? कमल से। तो कमल क्या है? उपमान है। हरिपद कोमल कमल से, यानी अप्रस्तुत कौन है? कमल। जिससे समानता बताई जाए, किससे? हरिपद की समानता किससे बताई गई है? कमल से। ये इसी उदाहरण से मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तीसरा ले लो आप, तीसरा है, उसको कहते हैं वाचक शब्द। ये मैंने लिख दिया जैसे वाचक शब्द। तीसरा वाचक शब्द, ये वाचक शब्द ये अंग बता रहा हूं। फिर उपमा के भेद, इन अंगों के आधार पर भेद भी होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं आपको। पहला उपमा अलंकार की परिभाषा हो गई, उसका उदाहरण समझा दिया आपको, पहचान की ट्रिक्स बता दी। अब ये उपमा के अंग जो मेन होते हैं, परीक्षा से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि परिभाषा देते हुए उपमा के अंगों की चर्चा कीजिए। तो आपको बताना, उपमेय प्रस्तुत या जिस पदार्थ या वस्तु का वर्णन हो, उपमान अप्रस्तुत जिससे समानता बताई जाए, जैसे हरिपद उपमेय है और कमल उपमान है। अब है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले, समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले, थोड़ा सा लिख दो, समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले, समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले को शब्द के वाचक शब्द कहते हैं। समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले।
हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत जरूरी है। समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले जैसे अब कौन से है तो देख लो, यहाँ थोड़ा लिख देना भले। उपमेय यहाँ पर कौन सा, हरिपद, हरिपद उपमेय है, ठीक है। और कमल उपमान है, ठीक है ना, कमल क्या है, उपमान है। अब यहाँ वाचक शब्द कौन सा, ये दे दिया, ये वाचक शब्द से समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले, ये से समानता के अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो ये वाचक शब्द हो गया, ठीक है। एक और होता है, वो आप अच्छी तरह से आप देख लो, ठीक है ना। चौथा एक और देख लो, जो वो होता है साधारण धर्म। अब आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा साधारण धर्म, ऊपर वाले उदाहरण को अच्छी तरह से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हरिपद हो गया, कमल हो गया, से हो गया, बच्चा क्या है, कोमल, तो कोमल क्या है, साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। कोमल क्या है, साधारण धर्म। लेकिन इसको साधारण धर्म किसे कहते हैं, समान विशेषता या गुण को, तो यहां लिख दो समान विशेषता, समान विशेषता जिससे प्रदर्शित होती है, या गुण, समान विशेषता या गुण, गुण को, ठीक है ना, साधारण धर्म कहेंगे। समान विशेषता या गुण को प्रदर्शित करने वाले को, या लिख दो भले, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करने वाला शब्द, करने वाला शब्द उसको कहा जाता है साधारण धर्म। ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो पहले वाले उदाहरण में देख लो, समान विशेषता या गुण को प्रदर्शित कौन कर रहा है, आप देखोगे तो कौन कर रहा है, करने वाला शब्द कौन सा है, कोमल, हरि के, हाँ कोमल, समान विशेषता, हरि के पद कमल के समान क्या है, कोमल है, तो समान विशेषता या गुण को प्रदर्शित करने वाले को साधारण धर्म कहते हैं। ये मोटे मोटे कई बार पूछ लिए जाते हैं। उपमा के अंग, तो उपमा के अंग कितने हैं, आपको ध्यान रखना है, 4 अंग है उपमा के। उपमा के अंग कितने, 4, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। प्रत्येक का मैंने उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से ऊपर वाले उदाहरण लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, तो अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। उपमा अलंकार दोबारा देखने का काम नहीं, एक बार अच्छी तरह से आप देख लो। आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहो और वीडियो को पूरा देखो। मैं इंपॉर्टेंट आपको मोस्ट पूरा विस्तृत विवरण बताते हुए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, किसका, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एक आपका लाइक सब्सक्राइब कितनी खुशी देता है, ठीक है। अब उपमा के भेद देख लो, ये हो गया अपन, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब थोड़ा सा उपमा के अंग हो गए, अब उपमा के भेद कितने होते हैं उसको देख लो। उपमा के भेद, उपमा के भेद देखो अच्छी तरह से, उपमा के भेद कितने सॉरी, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म के आधार पर उपमा के मुख्य रूप से भेद कितने हैं, 4 भेद है उपमा के। जैसे उपमा के अंग 4 है, तो भेद कितने, ध्यान रखना, उपमा के भेद कितने, 4 भेद है। अब कौन कौन से है तो देख लो, एक एक देख लेते हैं। पहला यहाँ ले लो, उपमा का भेद फटाफट खत्म करते हैं। पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। अब आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जिसमें ये चारों शब्द मिल जाते हैं वो पूर्ण उपमा है। चारों अंग मौजूद, तो थोड़ा सा लिख दो, जिसमें चारों अंग मौजूद होते हैं, उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं, उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण उपमा। उसमें उपमेय आएगा, उपमान आएगा, वाचक शब्द आएगा, साधारण, यानी ये पूर्ण उपमा है, ठीक है। पूर्ण उपमा, उपमा के भेद पूर्ण उपमा, जिसमें चारों अंग मौजूद हो, ये सारे चारों अंग जिसमें मौजूद होंगे वो पूर्ण उपमा हो जाएगा। एक और देख लो, फिर लुप्त उपमा, दूसरा देख लो, लुप्त उपमा, लुप्त उपमा। अब लुप्त उपमा में देख लो, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, लुप्त उपमा में क्या होगा, 1-2 अंग लुप्त होंगे। क्या होगा इसमें, 1-2 अंग लुप्त होंगे, 1 या 2 अंग क्या होंगे, उपमा के 1 या 2 अंग लुप्त होंगे, उसको लुप्त उपमा कहते हैं। 1 या 2 अंग लुप्त हो, ठीक है, और यहाँ चारों अंग मौजूद हो, लिख दो थोड़ा सा, ठीक है। और जहां पर 1 या 2 अंग लुप्त हो उसको लुप्त उपमा कहते हैं। और तीसरा देख लो, तीसरा मालो उपमा, ठीक है, तीसरा मालो उपमा।
तीसरा और देख लो, एक मालो उपमा। देखो माला के हिसाब से मालो उपमा नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जैसे माला में एक के साथ एक सारे क्रम से पिरोई हुई होती है। एक उपमे की तुलना एकाधिक उपमान से की जाती है, वहां माला उपमा होती है। तो लिख दो, एक उपमे की तुलना, एक उपमे की तुलना, एक उपमे की तुलना, थोड़ा सा लिख दो इसमें, माला उपमा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। एक उपमे की तुलना एकाधिक उपमान से, एक उपमे की तुलना एकाधिक उपमान से की जाती है, वहां पर कौन सा हो जाएगा, मालो उपमा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उपमा के प्रमुख भेद के बारे में चर्चा करती है। उपमा अलंकार के बारे वापिस देख लो, उपमा का क्या समानता है, तुलना, सादृश्य बताया जाता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, स्वभाव के कारण समानता है, तुलना बताई जाए, वो उपमा अलंकार होते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, आपकी पहचान की ट्रिक्स अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से आज अपन ने प्रमुख अलंकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। यदि आपको मेरा YouTube चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन हाथों हाथ आ जाएगा और आप मेरे हर वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करके सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।